Z4 की शुरुआत आज की 4 बड़ी खबरों के साथ। आज की 4 बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर है। आज से यूपी और उत्तराखंड में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई है। विधानसभा चुनाव से पहले यह यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। वहीं दूसरी बड़ी खबर महान दल और जनवादी पार्टी की जनाक्रोश और जन क्रांति यात्रा को लेकर पीलीभीत से महान दल ने भाजपा के खिलाफ जनाक्रोश यात्रा की शुरुआत की। वहीं बलिया में जनवादी पार्टी ने जन क्रांति यात्रा की शुरुआत की। तीसरी बड़ी खबर बसपा अध्यक्ष मायावती से जुड़ी है। मायावती ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा बसपा के प्रबुद्ध सम्मेलन से डर गई है। वहीं कल से यूपी में विधानमंडल का सत्र शुरू होगा और इसके लिए आज विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक की और सदन को सुचारू रूप से चलाने पर आम राय कायम करने की कोशिश की। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से है। योगी कैबिनेट की अहम बैठक है। आज शाम 7 बजे ये कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। सीएम आवास पर योगी कैबिनेट की बैठक होगी। जल निगम विभाग के संबंध में महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। नगर विकास के महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। अनुभव हमारे साथ जुड़ गया। अनुभव, क्या क्या महत्वपूर्ण फैसले और बातें हैं जो आज इस बैठक में जिस पर निर्णय हो सकता है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि कल से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है और 18 तारीख को जो है वो अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया जाएगा। तो अनुपूरक बजट का जो आकार होगा उसको कहीं ना कहीं कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा कुछ और प्रस्ताव हैं जिनको आज कैबिनेट मंजूरी दे सकती है। शाम 7 बजे ये बैठक बुलाई गई है क्योंकि शाम 6 बजे लखनऊ में एक कार्यक्रम रखा गया है अटल जी की याद में। तो वहां पर मुख्यमंत्री जाएंगे और उसके बाद ठीक 7 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी 5KT पर। नगर विकास से जुड़े कुछ प्रस्ताव हैं। इसके अलावा जल निगम विभाग से जुड़े हुए कुछ प्रस्ताव हैं जिनको आज कैबिनेट मंजूरी दे सकती है। और चूंकि अब जल्दी चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में सरकार की कोशिश यही है कि जो जनता से सीधे जुड़े हुई योजनाएं हैं उनको मंजूरी दी जाए, जिससे उन पर तेजी से काम हो सके। शुक्रिया अनुभव, आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और बड़ी खबर समाजवादी पार्टी को लेकर भी है। जूही सिंह को समाजवादी पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। जूही सिंह को महिला सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी जूही सिंह को दी गई है। तो एक संगठन में बड़ा बदलाव हुआ है। जूही सिंह को समाजवादी पार्टी ने महिला सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी जूही सिंह को सौंपी गई है। तो समाजवादी पार्टी में जूही सिंह का कद बहुत ज्यादा बड़ा, हालांकि कद पहले भी बड़ा रहा है, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह बनाई गई हैं। जूही सिंह को समाजवादी पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है और जूही सिंह को महिला सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। समाजवादी पार्टी की जो महिला सभा है उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह बनाई गई हैं। उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तो समाजवादी पार्टी में संगठन के स्तर पर एक बड़ा बदलाव हुआ है। जूही सिंह को समाजवादी पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है और उन्हें महिला सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई गई हैं जूही सिंह। तो बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा भरोसा आला कमान जो है समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव है जो उन्होंने जताया है। और जूही सिंह को समाजवादी पार्टी की जो महिला सभा है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। जूही सिंह को समाजवादी महिला सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। तो जूही सिंह को समाजवादी पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। जूही सिंह को समाजवादी पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी और समाजवादी महिला सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह को बनाया गया है। लखनऊ में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो गई है। लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर यात्रा में मौजूद हैं। लखनऊ में ही केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी भी मौजूद हैं और कौशल किशोर यहां से उन्नाव तक ये यात्रा लेकर जाएंगे। अजय टेनी लखीमपुर खीरी तक यात्रा को लेकर पहुंचेंगे। तो मिशन 2022 के तहत भाजपा ने जन आशीर्वाद यात्रा शुरू कर दी है। देखिए, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा है। भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल इसी कारण है क्योंकि लोग जनता के साथ हैं। हमारे प्रधानमंत्री के प्रति उनका विश्वास है। हमारे गृह मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, देव सिंह, सबके साथ
आशीर्वाद है और इसी के कारण आज जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और पूरी तरह से हम अपने विकास के कामों को जो हमने प्रदेश में किया है, केंद्र में किया है, उस सब को लेकर के जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। ब्राह्मण नाराज है, आप ब्राह्मण कह रहे हैं। ये कौन कहता है? ये कौन कहता है? ये कौन कहता है? ये कोई नहीं कहता। 90% ब्राह्मण 90% ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ब्राह्मण विकास दुबे को जो लोग आइडियल मानते हैं उनके साथ नहीं है। आप लोग जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, समाजवादी पार्टी जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। समाजवादी पार्टी तो बहुत कुछ करती रहती है। मुलायम सिंह जी के कारण 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद वो 2 चुनाव लड़े, 2017 में कांग्रेस के साथ और 2019 में बसपा के साथ। जनता ने उनको पूरी तरह नकार दिया है, फिर नकारेगी। और भारतीय जनता पार्टी भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर कहा कि इसके जरिए जनता के बीच जाकर सरकार के कामों को बताया जाएगा। साथ ही उन्होंने सपा की जन आक्रोश यात्रा को लेकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी ने आज से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश से 7 केंद्रीय मंत्री बने हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगदम्बिका पाल जी। सर, किस तरीके से ये जन आशीर्वाद यात्रा को देख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष कह रहे हैं कि जनता आक्रोश में है और सरकार जन आशीर्वाद लेकर क्या कर लेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो जन आशीर्वाद यात्रा है, इसका उद्देश्य है ये जन आशीर्वाद यात्रा हम अपने उन मंत्रियों के नेतृत्व में निकाल रहे हैं जो पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में महिलाओं को, ओबीसी को, दलितों को, अनुसूचित जाति जनजाति को, इन लोगों को अवसर दिया है। तो स्वाभाविक है कि उन जनता के उन प्रतिनिधित्व का जिनकी अभी तक भागीदारी नहीं थी, आज अगर उनको मोदी जी ने प्रतिनिधित्व दिया है तो जनता का आशीर्वाद मिलेगा। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, उसको हम वहाँ उनके बारे में जनता को जानकारी देंगे। सर, आप जन आशीर्वाद रैली आयोजित कर रहे हैं। जन आक्रोश रैली कांग्रेस पहले निकाल चुकी है, अब समाजवादी पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ करने वाली है। मुझे लगता है वो जन आक्रोश की रैली जो निकाल रहे हैं, अब अगर कांग्रेस कभी निकालती है तो कभी ये एक दूसरे के प्रति हो सकता है। आज यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार में 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में दंगा एक नियति थी, चाहे अखिलेश की सरकार रही हो, मुलायम की रही हो, मायावती जी की रही हो। कैप्टन कुलवंत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में निशाने पर इस बार सिर्फ भाजपा रही। माया ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बसपा के प्रबुद्ध सम्मेलन की सफलता से भाजपा घबरा गई है। बेहतर होता कि सरकार बाढ़ पीड़ितों के लिए भी यात्रा निकालती। साथ ही उन्होंने दलितों और महिलाओं को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा निचले स्तर की राजनीति कर रही है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा मदद बीएसपी ने की। सिर्फ हवाई सर्वेक्षण से बाढ़ पीड़ितों को मदद नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि जनता सब देख रही है और भाजपा को जवाब देगी। भाजपा के मंत्रियों की आज से यहाँ प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो रही है। ऐसा क्यों, ये भी सोचने की बात है। हवाई दौरा करने से बाढ़ पीड़ितों की समस्या हल होने वाली नहीं है, बल्कि इनको समय से इन्हें सरकारी राहत सामग्री भी पहुंचानी चाहिए। इसके साथ ही बाढ़ के समय में बीजेपी ने आज से जो अपनी जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की है, तो बेहतर होता यदि ये पार्टी अपनी इस यात्रा को बाढ़ पीड़ित मदद यात्रा के रूप में निकालती। से यूपी में बीएसपी के तत्वाधान में व मेरे दिशा निर्देशन में श्री एससी मिश्र के नेतृत्व में प्रबुद्ध वर्ग के कार्यक्रम हो रहे हैं, जो जिलों में काफ़ी सफल हो रहे हैं। तो तब से इनको अब यूपी में यानी कि बीजेपी को तब से काफ़ी बौखलाहट हो रही है। बीजेपी के सर्कल में काफ़ी बौखलाहट है और अब यूपी में बीजेपी की काफ़ी नींद उड़ी हुई है।
वही मायावती के वार को लेकर बीजेपी का पलटवार भी आया है। मंत्री जयप्रताप सिंह और मंत्री सुरेश खन्ना ने मायावती पर निशाना साधा। क्या कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। हमारी सरकार ने बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में राहत और बचाव का कार्य पर्याप्त मात्रा में किया है। सभी लोगों को कोशिश की है कि जो लोग बाढ़ से प्रभावित हैं उन लोगों को हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जाए और ये कराई भी गई। इसलिए वो लोग तो राजनीतिक बयान देते हैं, भाई ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन जो क्षेत्र की जनता है उसे मालूम है, वो जानते हैं सरकार की मंशा ठीक है, नीयत ठीक है, सरकार मदद करना चाहती है। हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, वो अपना करें, क्योंकि उनका तो सब लोग जानते हैं कि पूरे 5 साल वो चुपचाप रहे और अब एकदम से उन्होंने भाईचारा सम्मेलन किया, जिसमें सीधा सीधा उन्होंने ब्राह्मणों का मिला के भाईचारा सम्मेलन करने के लिए उन्होंने अपना सतीश मिश्रा जी ने भी ये बात कहा था और इसी को लेकर वो कर रहे हैं। अगर ये लगातार करते तो कोई बात नहीं होती, मगर 5 साल आप बिल्कुल आराम से घर पर बैठे हुए हैं और अंतिम समय में आप कह रहे हैं कि हम भाईचारा सम्मेलन करेंगे, ब्राह्मणों को अपने साथ रखेंगे, तो कोई बात नहीं, वो रखें। अगर ब्राह्मण उनसे प्रभावित होते हैं तो अच्छी बात है, उनके साथ रह जाए। और लखनऊ से एक बड़ी सियासी खबर आ रही है। आरएसएस के सर कार्यवाहक कृष्ण गोपाल सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव मौर्य से उनकी मुलाकात हुई और सरकार के कई मंत्री भी उनसे मिले हैं। तो लखनऊ से बड़ी खबर, आरएसएस के सर कार्यवाहक कृष्ण गोपाल की मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव मौर्य से हुई है और जानकारी ये भी मिल रही है कि सरकार के कई मंत्री भी कृष्ण गोपाल से मिले हैं। तो आरएसएस के सर कार्यवाहक कृष्ण गोपाल की मुलाकात हुई है। पीलीभीत में सपा की सहयोगी महान दल ने बीजेपी के खिलाफ जन आक्रोश रैली की शुरुआत की। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में हजारों की संख्या में सपा और महान दल के कार्यकर्ता रथ के साथ पैदल चलते देखे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जातियों को साधने की महान दल की ये तैयारी है। और जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान ने जनक्रांति यात्रा की शुरुआत बलिया से की। इस यात्रा की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने सपा का झंडा दिखाकर की। यह यात्रा बलिया से शुरू हो रही है और अयोध्या में समाप्त होगी। तो यात्राओं का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, कहीं पर जन क्रांति यात्रा निकल रही है तो कहीं पर जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सर्वदलीय बैठक हुई और विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई थी। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना बैठक में मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी बैठक में मौजूद थे। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा बैठक में शामिल रहीं और बीएसपी विधानमंडल दल की नेता भी बैठक में मौजूद थे। तो विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है और उसी को लेकर यह मंथन किया गया ताकि सत्र शांतिपूर्ण चले, लेकिन चूंकि चुनावी साल है तो ऐसे में शांतिपूर्ण सत्र होगा, इसमें बहुत बड़ा शक है। आज कार्य मंत्रणा समिति में भी और दलीय नेताओं की बैठक में भी हमने सभी लोगों से इस बात का आग्रह किया था कि सदन चलाने में सहयोग करें, सुचारू रूप से चले। और बड़ी खबर रामपुर से है। जौहर यूनिवर्सिटी के गेट को तोड़ने के मामले में आजम खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आजम खान को हाईकोर्ट से स्टे मिल गया है। जिला अदालत के आदेश के खिलाफ आजम खान को यह स्टे मिला है। तो जौहर विश्वविद्यालय का जो गेट था उसको तोड़ने के मामले में राहत ये मिली है कि स्टे लग गया है। गेट तोड़ने के मामले पर आजम खान की तरफ से ये अर्जी पेश की गई थी और हाईकोर्ट से राहत मिल गई। आजम खान को हाईकोर्ट से स्टे मिला है जिला अदालत के आदेश के खिलाफ। और बड़ी खबर बहराइच से है। मासूम से दुष्कर्म करने वाले को फांसी की सजा का ऐलान हुआ है। पॉक्सो एक्ट के जज नितिन पांडे ने ये सजा सुनाई है। मासूम से दुष्कर्म करने के बाद हत्या की गई थी। वारदात के 55 दिनों के बाद आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। तो बड़ी खबर बहराइच से है, जहां पर बहुत तेजी के साथ फैसला आया है। महज 55 दिन में अदालत ने फैसला सुना दिया। मौत की सजा दी गई है, फांसी की सजा दी गई है। दरअसल पॉक्सो एक्ट के जज नितिन पांडे सुनवाई कर रहे थे। मासूम से दुष्कर्म करने के बाद हत्या हुई थी और वारदात के 55 दिन के बाद आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है।
यूपी में 17 मार्च से बंद स्कूल आज खुल गए हैं। कोविड की वजह से पिछले 5 महीने से स्कूल बंद चल रहे थे। पहले चरण में कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल खुले हैं। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए 2 शिफ्ट में कक्षाएं चलेंगी। सुबह 8 बजे से पहली शिफ्ट शुरू हो गई है। 4-4 घंटे की दोनों शिफ्ट होंगी और एक समय पर 50% ही छात्र आ पाएंगे। हालांकि कई शहरों में अभिभावक अपने बच्चों के स्कूल नहीं भेज रहे हैं। तो तस्वीरें भी आपको अलग अलग जगहों की दिखाएंगे। कोरोना संक्रमण के बाद स्कूलों को खोला गया है। और अब आपको दिखाते हैं यूपी के 8 अलग अलग जगहों की तस्वीरें जहां स्कूलों को खोल दिया गया है। लखनऊ में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। इसके अलावा कानपुर, वाराणसी में भी 9वीं से 12वीं के स्कूल खुल गए हैं। प्रयागराज, नोएडा और गाजियाबाद में भी स्कूलों को खोल दिया गया है। मथुरा और चंदौली में भी 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलने के बाद बच्चों के चेहरे खिले हुए हैं। स्कूलों को कोरोना नियमों के साथ खोला गया है। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद इन स्कूलों को बंद कर दिया गया था। आपने 8 तस्वीरें देखी। अब आपको यूपी के 4 और जगहों की स्कूल खुलने की तस्वीर दिखाते हैं। गोरखपुर में भी 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल गए। बरेली, उन्नाव और बांदा में भी 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोला गया है। सभी जगहों पर कोरोना नियमों का पालन किया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद उत्तराखंड में आज कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। स्कूल खोलने को लेकर सरकार की तरफ से पहले ही सभी जिलों के अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाए जाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके तहत प्रदेश के सभी 4100 जूनियर हाई स्कूल में सैनिटाइजर और मास्क दिए जा रहे हैं।